नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है हमारी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की, उसके अंतर्गत तीसरे प्रश्न पत्र यानी विज्ञान एवं तकनीकी के इकाई 1 से संबंधित ऊष्मा का टॉपिक हमें पढ़ना है और इसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मा के रूपांतरण पे ये आज फोकस होगा। ठीक है, ये टॉपिक्स इससे संबंधित टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऊष्मा से संबंधित मैं आपको बता दूं, तापमापन थर्मामीटर ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इसके अलावा भी यहाँ पे कार्य ऊर्जा बल, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक और प्रकाश, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आपने अभी तक इन टॉपिक्स के से संबंधित लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की। ठीक है, प्लेलिस्ट की, तो इसमें सारे आपको लेक्चर एक ही जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट की सहायता से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। और ये ऊष्मा का रूपांतरण के बाद ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी इकाई 1 भी हमारी यहाँ पे इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यदि मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से अंतर्गत उत्तर लेखन विशेष जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम रोजाना मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अभ्यास कराते हैं। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अभ्यास वहाँ पे रोजाना होता है और ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए हमको इसका अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब इसका अभ्यास करेंगे तो मुख्य परीक्षा में उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम रोजाना आपको एक प्रश्न देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और उसका उत्तर आपको देना होता है। आपके उत्तर की समीक्षा रोजाना हमारे द्वारा की जाती है कि आपका उत्तर कितना सही है और कितने उसमें सुधार की आवश्यकता है या कितना वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो टॉपिक्स डिस्कस करने के हैं वो हम देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता यानी थर्मल कैपेसिटी, ऊष्मा का जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, विशिष्ट ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता में अंतर, अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट, क्वथनांक, हिमांक, गलनांक, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाष्पन एवं संघनन तथा ऊर्ध्वपातन। गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के अंतर्गत द्रवण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा का संचरण यानी हीट ट्रांसमिशन, चालन के अनुप्रयोग, फिर पढ़ेंगे संवहन के अनुप्रयोग, फिर पढ़ेंगे विकिरण के अनुप्रयोग। ठीक है, विकिरण के अनुप्रयोग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए।
अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपने जो आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मैं रिपीट करता हूँ इसे। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? किसी पदार्थ की तापीय वृद्धि, किसी पदार्थ की तापीय वृद्धि में दी गई ऊष्मा, ये डेल क्यू है ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा किसके लिए? किसी पदार्थ की तापीय वृद्धि में दी गई ऊष्मा डेल क्यू पदार्थ की मात्रा है एम, और पदार्थ के ताप में वृद्धि यानी डेल टी के समानुपाती होती है, ठीक है। किसी पदार्थ की तापीय वृद्धि में दी गई ऊष्मा यानी डेल क्यू किसके समानुपाती होगी? पदार्थ की मात्रा और ताप में वृद्धि यानी डेल टी के समानुपाती हुई है, इसका सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ऊष्मा है डेल क्यू, लेकिन हमें विशिष्ट ऊष्मा निकालना है यहाँ पे, तो इस सूत्र से निकलेगी, ठीक है। इस वाले सूत्र में देखिए, ये वाले यहाँ पे देखिए समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। जब समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, और नियतांक है यहाँ पे एस, ठीक है, एस, और ये जैसा है यहाँ पे पदार्थ की मात्रा एम गुणा ताप में वृद्धि डेल टी, तो ये हो गया, ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ये समानुपाती का चिन्ह हटा, एक नियतांक आया, तो नियतांक आया यहाँ पे एस, और जो एस नियतांक है, एस जो नियतांक है, इसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलो डिग्री सेल्सियस, तथा सीजीएस मात्रक में बात करें तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है इसका मात्रक सीजीएस में, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे एस है, यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा। विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पदार्थ दिए गए हैं, और इस वाले कॉलम में दिए गए हैं विशिष्ट ऊष्मा, किसमें? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ पे सीसा की विशिष्ट ऊष्मा है 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार अब मात्रक नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे जो दिए गए हैं वो बोल के आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। पीतल की है 0.09, लोहा की है 0.11, कार्बन की है 0.17, बालू की विशिष्ट ऊष्मा है यहाँ पे 0.20, एल्यूमिनियम की 0.21, संगमरमर की 0.21, मैग्नीशियम की है 0.25, तारपीन की है 0.42, बर्फ की है 0.50, एल्कोहल की है 0.60, पानी की है 1, ठीक है, 1.00 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये विभिन्न पदार्थों की यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा दी गई है। अगला है ऊष्मा धारिता, थर्मल कैपेसिटी। ये क्या होती है? किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सेल्सियस, किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा धारिता कहते हैं। किसे कहेंगे? किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, अथवा कैलोरी प्रति केल्विन, कैलोरी प्रति केल्विन, ठीक है। यहाँ पे अगली कंडीशन क्या दी गई है? यदि किसी पदार्थ का ताप T से T प्लस डेल टी करने में दी गई ऊष्मा Q है, डेल Q है, ठीक है। किसी पदार्थ का ताप T है तो उसकी ऊष्मा T से डेल टी तक करने में जो दी गई ऊष्मा है वो क्या है? डेल Q है। तो उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता यानी C निम्नवत होगी। कैसी होगी? ये C बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q बटे डेल टी, C बराबर हो जाएगा Q बटे डेल टी। ये है, ये ऊष्मा धारिता का सूत्र है यहाँ पे। लेकिन हमको पता है कि Q बराबर होता है, हमने जैसा इस वाले सूत्र में पढ़ा,
विशिष्ट यहाँ पे जो ऊष्मा होती है, ठीक है, जो ऊष्मा होती है विशिष्ट ऊष्मा वाले कॉन्सेप्ट में ऊष्मा होती है, क्या होती है, डेल क्यू। डेल क्यू यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं लिख देता हूँ। डेल क्यू बराबर हो जाएगा एस एम इंटू डेल टी। तो ये होती है विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत ये फॉर्मूला होता है, और ये होती ऊष्मा। डेल क्यू क्या होती है, ऊष्मा। हमको पता है यहाँ पे ऊष्मा यानी क्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू एस इंटू डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देंगे हम इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, सी बराबर आ गया यहाँ पे, सी बराबर हो जाएगा क्या, एम इंटू, एक मिनट में फिर से लिखता हूँ, कुछ गलत हो गया। ये देखिए सी बराबर हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा एम इंटू एस इंटू डेल टी, ये हो गया। ये क्यू क्यू का मान हमने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे बटे में, बटे में क्या हो गया, डेल टी, डेल टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेल टी से डेल टी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी बराबर एम एस, ये हो जाएगा सी बराबर एम एस। ये क्या हो जाएगी, ऊष्माधारिता, ठीक है, इसको बोलेंगे ऊष्माधारिता, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी इंग्लिश में से कहेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति कैलोरी या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और ऊष्माधारिता की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कैलोरी या कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अवस्था क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, जो मुख्यतः होती है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनका आपस में परिवर्तन हम देखेंगे, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप की कंडीशन में, ठीक है, ताप की उपस्थिति में यहाँ पे देखेंगे। किसी ताप पर किसी पदार्थ का, किसी ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। किसी ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था, यानी कोई भी अवस्था हो सकती है, ठोस, द्रव या गैस, कोई भी अवस्था हो सकती है, इसकी दूसरी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, इसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे ठोस ठोस से गैस में, या फिर ठोस से द्रव में, या द्रव से ठोस में, या फिर गैस से द्रव में, ये इस प्रकार से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, अवस्था परिवर्तन। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठोस है, किसमें बदल रहा है वो, द्रव में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उस पदार्थ का गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या, वह ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह उस पदार्थ का गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तथा जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी रिवर्स वाली कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे यदि आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि ये इस वाली कंडीशन में आ रहा है, कैसे, ठोस से द्रव में आ रहा है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, उसको बोलेंगे गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक, ठीक है। और यदि यहाँ पे देखिए, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो रहा है, कोई जो द्रव है ठोस में परिवर्तित हो रहा है, तो उस ताप को हम उसका हिमांक बिंदु कहेंगे, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, ठीक है, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगला है, एक निश्चित ताप पर जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे ठोस और द्रव की बात हो गई, अब हम देखते हैं द्रव से गैस वाली कंडीशन में, ठीक है। एक निश्चित ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कहलाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, गलनांक, हिमांक और ये क्या है, क्वथनांक, तीनों तीनों जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जिससे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होते हैं जिस ताप में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, क्वथनांक, हिमांक और ये
और यहाँ पे हमने गलनांक पढ़े, इसी का आगे का हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या कंडीशन यहाँ पे होती है। देखिए ठोस है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं में क्या क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस, तीन चीजें होती है। यहाँ पे जब एक दूसरे में परिवर्तित होगी तो ये क्या कहलाएगी, ठीक है, ये कौन सी क्रियाएं कहलाएगी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता रहता है, परंतु पदार्थ के तापमान में वृद्धि होने से इसकी गति तीव्र हो जाती है। ठीक है, जो वाष्पन होता है, वाष्पन प्रत्येक ताप में होता रहता है, लेकिन यदि पदार्थ के तापमान में हम वृद्धि करेंगे तो इसकी जो गति है वो तीव्र हो जाएगी। इसके अंतर्गत द्रव के मुक्त सतह से कुछ अणु निरंतर गैस में बदलते रहते हैं। जब वाष्पन होता है तो क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है, द्रव के मुक्त सतह से कुछ अणु निरंतर गैस में बदलते रहते हैं। एक निश्चित ताप पर पदार्थ का, एक निश्चित ताप पर, ताप यहाँ पर निश्चित है, पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना संघनन कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित ताप पर द्रव का गैस अवस्था से, गैस से किसमें परिवर्तित हो रहा है, द्रव में, गैस से परिवर्तित हो रहा है द्रव में, तो यह क्या कहलाएगा, संघनन, संघनन। ठीक है, संघनन। यहाँ पे हमने क्या पढ़े, यहाँ पे गलनांक बिंदु पढ़े, हिमांक बिंदु पढ़े, क्वथनांक बिंदु पढ़े, और ये हमने पढ़े अब संघनन। ठीक है, संघनन और वाष्पन, ये दो चीजें पढ़ ली। अब देखते हैं यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए ठोस पदार्थ है, ठोस जाएगा द्रव में, द्रव से बनेगा फिर ये गैस, ये इसकी प्रक्रिया होती है, मतलब जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है इस प्रकार से होती है। ठोस गलेगा, यानी ठोस का गलना होगा, गलने की क्रिया होगी, यहाँ पे गलने की क्रिया से बनेगा ये द्रव। ठीक है, अब द्रव का यहाँ पे वाष्पन होगा, वाष्पन होगा तो ये बनेगा गैस। द्रव द्रव की अवस्था में यदि वाष्पन होगा यहाँ पे तो वो अवस्था परिवर्तित हो जाएगी किसमें, गैस में। ठीक है, और यहाँ पे यदि इसका रिवर्स ले लें, ठीक है, पहले क्या गया, ठोस, फिर द्रव, द्रव से गैस। ठीक है, और यदि हम रिवर्स वाली बात करें, यानी गैस से द्रव और द्रव से ठोस, ये वाली कंडीशन में देखते हैं, तो ये कैसा होगा, देखिए, तो गैस से द्रव में यदि परिवर्तित होगा तो यहाँ पे संघनन की क्रिया होगी। ठीक है, संघनन की क्रिया कैसे होगी, एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाना संघनन कहलाता है, जैसे हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा क्या, संघनन, गैस से द्रव में परिवर्तन, ये हो जाएगा संघनन। ठीक है, और द्रव का ठोस में परिवर्तन जब होगा तो वहां पे जमने की क्रिया होगी। ठीक है, जमना के कैसे बोलेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इस वाले इसमें पढ़े थे, जमना यानी यहाँ पे हिमांक। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसको हम उसका हिमांक बिंदु कहेंगे। हिमांक बिंदु से ये क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जमने की क्रिया होगी किसमें, द्रव से ठोस में यदि परिवर्तित होगा तो। ठीक है, और किस में होगा, ये हिमांक बिंदु से होगा, हिमांक बिंदु से। ठीक है, यानी उतना ताप हमको देना पड़ेगा, तो ये द्रव से उतना ताप उसमें आवश्यक होगा, तो ये द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे रह गई, एक चीज ये है कि ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये ठोस से द्रव बना, द्रव से गैस बना, ये फिर गैस से द्रव बना, फिर यहाँ पे द्रव से यहाँ पे ठोस बना। ठीक है, इसका पानी से आप एग्जांपल ले सकते हैं, पर यहाँ पे पानी लीजिए। ठीक है, H2O, H2O यदि ले लिए तो H2 यदि बर्फ के फॉर्म में है, बर्फ के फॉर्म में फिर वो बनेगा लिक्विड। ठीक है, पहले यहाँ पे बर्फ है, फिर वो बनेगा द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, और उसको और गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा गैस फॉर्म में। ठीक है, और यदि इसको ऐसे करेंगे रिवर्स, गैस को संघनित करेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा द्रव, यहाँ पे द्रव बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये जमेगा द्रव, तो ये भी बन जाएगा ठोस। ठीक है, इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, ऊर्ध्वपातन में ये होगा कि कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। या फिर गैस से द्रव में आए बिना वो ठोस में वापस आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन। ये दो कंडीशन होगी यहाँ पे। तो ठोस का गैस में बदलना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कपूर का। ठीक है, कपूर होता है ठोस, कपूर ठोस होता है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हीट दिए यानी ताप दिए, तो ये डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में, वो द्रव नहीं बनता है। ठीक है, डायरेक्ट किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में। तो ये होती है ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस अवस्था से डायरेक्ट सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन किसी पदार्थ का ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। आगे समझ में, आगे चले।
अब है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। ये क्या होती है? नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु, इस पे नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम अथवा कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और यहाँ पे गुप्त ऊष्मा बराबर होती है Q बराबर M/L। ठीक है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना उसके तापमान में परिवर्तन किए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त होती है। और इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम। इसका यह मात्रक है द्रवण की गुप्त ऊष्मा का। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है यहाँ पे ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए दी जाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का रूपांतरण भी इससे कहेंगे। ठीक है, ऊष्मा का रूपांतरण या ऊष्मा का संचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखते हैं क्या होता है। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक निकाय से किसी अन्य निकाय में अथवा एक ही निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में संचरण होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको। तापांतर के कारण यानी ताप के अंतर के कारण, ताप के अंतर के कारण, ठीक है, ताप में विभिन्नता के कारण ऊष्मा का एक निकाय से किसी अन्य निकाय में, एक निकाय से किसी अन्य निकाय मतलब होता है तंत्र या सिस्टम। ठीक है, निकाय का मतलब होता है तंत्र या सिस्टम। किसी एक निकाय से अन्य निकाय में अथवा एक ही निकाय के अन्य भाग में, ठीक है, या फिर एक ही निकाय का या एक ही सिस्टम या एक ही तंत्र के एक भाग से दूसरे भाग में संचरण होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार से होता है। चालन यानी कंडक्शन, दूसरा है संवहन यानी कन्वेक्शन, और तीसरा है विकिरण यानी रेडिएशन। विकिरण यानी होता है रेडिएशन। 3 प्रकार से होगा, देखेंगे एक एक करके। इस वाले चित्र में देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी हम जब आगे इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत, ऊष्मा का स्रोत है, ये विकिरण के तौर पर यहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे है चालन के तरीके से और ये संवहन के तरीके से। यहाँ पे देखेंगे आगे जो परिभाषा पढ़ेंगे तो ये चित्र आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कंडक्शन, चालन यानी कंडक्शन, किसी वस्तु के 2 संलग्न भागों के बीच उनके तापों में अंतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की क्रियाविधि को चालन कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? किसी वस्तु के 2 संलग्न भागों, कोई वस्तु है उसके 2 भाग संलग्न है, उनके बीच उनके तापों में अंतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की क्रियाविधि को चालन कहते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी धातु की छड़ का एक सिरा आग की ज्वाला में रखा हुआ है। ठीक है, ये आग की ज्वाला यहाँ पे है, यहाँ पे ज्वाला निकल रही है आग की। ठीक है, और ये धातु की छड़ है, इसका एक सिरा, ठीक है, सिरा 1 और ये सिरा 2। तो एक सिरा यहाँ पे आग की ज्वाला में रखा है तथा यहाँ पे देखेंगे अगली कंडीशन क्या होगी, शीघ्र ही छड़ का दूसरा सिरा इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, यदि हम सिरा 1 यहाँ पे गर्म हो रहा है तो ये जल्दी हम देखेंगे कि यहाँ पे सिरा 2 भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, सिरा 2 भी यहाँ पे गर्म हो जाएगा, जिसको हम अपने हाथों से नहीं खुले हाथों से नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्षण में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा क्षण के तत् सिरे से, क्षण के विभिन्न भागों से होकर दूसरे सिरे तक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली कंडीशन में ये क्षण है, तो क्षण में यहाँ पे इस वाले सिरे से यहाँ से चल के यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, जो है क्या, ऊष्मा जो रहती है वो यहाँ से चल के यहाँ तक जा रही है। यहाँ पे कहने का क्या प्रयास हो रहा है, यहाँ क्षण में जो है ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है चालन द्वारा क्षण के तप्त सिरे से, यहाँ ये वाला ताप, यहाँ गर्म वाला सिरा है यानी तप्त वाला सिरा है, वहां से होकर विभिन्न भागों में जाता है। ठीक है, और विभिन्न भागों मतलब यहाँ पे दूसरे सिरे तक ये पहुंच गया। गैसें हीन ऊष्मा चालक होती है। गैसों की बात करें तो गैसें क्या होती है, हीन ऊष्मा चालक होती है तथा द्रव की चालकता ठोसों तथा गैसों के बीच की रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऊष्मा के अंतर्गत यदि देखें तो सबसे ज्यादा इसकी चालकता होती है ठोस की होती है, फिर द्रव की होती है और गैस की होती है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार होती है।
चालकता की बात करें, ऊष्मा की चालकता, तो ठोस में सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालन होगा, फिर से कम होगा द्रव में, फिर से कम होगा गैस में। तो यहाँ पे ये दिए गए कि गैस हीन ऊष्मा चालक होती है तथा द्रव की चालकता ठोसों तथा गैसों के बीच में होती है, यदि ऊष्मा की चालकता की बात करें तो। ठीक है, और देखते हैं, तापांतर के कारण ऊष्मा उच्च ताप वाले कणों से अपेक्षाकृत निम्न ताप वाले भागों में जाती है। ठीक है, उच्च ताप से कहाँ जाएगी, उच्च ताप से जाएगी ये निम्न ताप वाले एरिया में। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में देखे थे ना, यहाँ पे ज्वाला के सिरे में जो रखा था, जो छड़ का सिरा, वो गर्म हो रहा था और कहाँ जा रहा था, ठंडे की ओर, यानी जिस साइड ठंडा था उसकी ओर ये जा रहा था। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि तापांतर के कारण ऊष्मा उच्च ताप वाले कणों से अपेक्षाकृत निम्न ताप वाले भाग में जाती है। ठीक है, चालन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। चालन होता है, चालन के लिए माध्यम का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माध्यम का होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बल्कि केवल परस्पर संपर्क से ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। चालन में क्या होता है, संपर्क होना बहुत ही आवश्यक होता है, और यहाँ पे माध्यम होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये परस्पर संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं चालन वाली कंडीशन में। सभी धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऊष्मा की सुचालक यानी गुड कंडक्टर होती है। जो सभी धातुएं होती है उसमें हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऊष्मा की सुचालक होती है यानी गुड कंडक्टर होती है। परंतु कुचालकों यानी बैड कंडक्टर की बात करें तो कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की अत्यंत कमी होती है। ठीक है, कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की अत्यंत कमी होती है, इसलिए कुचालकों में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण मंद गति से होता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे हमको इसके संपर्क में लाना पड़ा था। ये क्षण है, इस क्षण को यदि चालन वाली कंडीशन से ऊष्मा संचरण या ऊष्मा का रूपांतरण करना है तो यहाँ पे क्षण को इसके संपर्क में लाना पड़ा था, ये संपर्क में लाना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता हुई, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले चित्र में। ठीक है, तो ये चालन के संबंध में समझ में आया आपको चित्र। अब देखेंगे हम चालन के अनुप्रयोग। ठीक है, चालन के अनुप्रयोग, ये इस वाले चित्र में तीनों कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तीनों कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, बस आप इसको देखते रहिए। अभी हम चालन के बारे में इसको क्लियर किए हैं। अब इसके अनुप्रयोग देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे संवहन के बारे में। ठीक है, संवहन के बारे में और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, विकिरण यानी रेडिएशन के बारे में। ठीक है, चालन के अनुप्रयोग देखते हैं हम। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। ठीक है, ये इसके अनुप्रयोग है। और ये है दूसरा, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हीट रहती है, जो आपने पिया होगा, यदि आप वो स्टील वाले जो कप आते हैं ना, उसमें पी के देखना, और ऊष्मा चीनी का वाले कप रहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्टील वाले में रहते हैं, स्टील वाले में ऊष्मा का जल तुल्यांक जब आप ऊष्मा की लगाएंगे तो मात्रा बहुत जिसका ज़्यादा ताप गर्म 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है मिट्टी के जितनी हम पीते हैं। ऊष्मा कैलोरी मापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ड्यूरेबल आवश्यक रहते होती हैं, है। अधिक टाइम तक चलते हैं, इतनी आवश्यक होती है फूटने जितना फाटने कि की संभावना कम जितनी रहती है, ऊष्मा लेकिन कैलोरी मापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक होती है। एग्जांपल में देखा होगा। ठीक है, जल चाय या तुल्यांक कॉफी का जो भी मात्रक आपने पिया होता होगा है उसमें किलोग्राम आप देख या सकते हैं, ग्राम या किलोग्राम दूध या भी ग्राम। इसमें ऐसा नहीं है, नहीं तो सर विशिष्ट बोलेंगे चाय ऊष्मा वाले एग्जांपल का दिया तथा हमने, चाय विशिष्ट पिए नहीं, हमको समझ में ऊष्मा नहीं यहाँ आ पे रहा। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं दो करना बार लिखा गया। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा धारिता है। एस्किमो लोग क्या होते हैं, एस्किमो लोग कच्चा मांस धारिता। खाने वाले एस्किमो जनजाति जो विशिष्ट कि ऊष्मा मंगोल तथा प्रजाति से ऊष्मा संबंधित धारिता है। में ठीक है, अंतर। जो मंगोल प्रजाति से संबंधित है, ये एस्किमो लोग होते हैं। डिफरेंस बिटवीन बर्फ की दोहरी स्पेसिफिक दीवारों हीट के एंड मकान थर्मल बनाकर रहते कैपेसिटी। हैं। ठीक है, देखते हैं दोहरी विशिष्ट दीवारों ऊष्मा यानी के मकान स्पेसिफिक बनाकर हीट रहते के हैं, बारे में, क्योंकि और ऊष्मा धारिता दीवारों यानी के बीच थर्मल कैपेसिटी के विद्यमान बारे में। हवा की परत, दीवारों के बीच विशिष्ट में, ऊष्मा मान लीजिए पदार्थ की बर्फ प्रकृति पर दीवार निर्भर है। करती है। ठीक है, दीवारों लेकिन के हम बीच बात की करें ऊष्मा विद्यमान धारिता की तो हवा ऊष्मा की धारिता परत वस्तु कुचालक के का कार्य करती है। द्रव्यमान पर हवा की निर्भर परत करती है। परत यहाँ पर ठीक है, एक हवा की परत। ठीक है, अगला हवा अंतर की जो रहेगा इसमें परत किसी ये पदार्थ क्या के करती है, विभिन्न कुचालक का द्रव्यमानों कार्य की करती है, विशिष्ट ऊष्मा और समान अंदर होती की है। ऊष्मा ठीक है, किसी बाहर पदार्थ नहीं जा के पाती है। किसी परिणाम पदार्थ स्वरूप के क्या होता है, विभिन्न अंदर द्रव्यमानों कमरा की गर्म विशिष्ट रहता है। ऊष्मा समान ठीक है, होती है, अंदर की ऊष्मा लेकिन रहती हम है, बाहर ऊष्मा नहीं जा धारिता की पाती बात है। करें इसको तो परिणाम एक ही स्वरूप क्या होता है, पदार्थ कमरा के गर्म रहता है। विभिन्न ठीक है, द्रव्यमानों की ऊष्मा इसका उपयोग हम धारिताएं यहाँ करते हैं भिन्न चालन भिन्न में। होती है। अगला है, सर्दियों में एक मोटी रजाई की तुलना में पतली रजाई वाले 3 से 4 कंबल ओढ़ना अधिक गर्मी देता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, यदि आप ठंड के मौसम में हैं तो आप एक मोटी
मोटी रजाई लीजिए और उसके और दूसरे में 3-4 कंबल लीजिए, ठीक है, 3 से 4 कंबल। तो इसमें मोटी रजाई की अपेक्षा 3-4 कंबल में हमको कम ठंडी लगेगी, यानी ये ज़्यादा हीट वहाँ पर रखेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लेयर बन जाएगी, ठीक है, लेयर बनेगी, एक लेयर, ये पहला कंबल, ये दूसरा कंबल, तीसरा कंबल, यहाँ पे इनके बीच में लेयर बन जाती है। तो ये क्या होता है, ये ऊष्मा को जाने नहीं देते, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे बात करें सिर्फ एक रजाई की, तो वहाँ पे ऊष्मा इनकी अपेक्षा आसानी से निकल जाएगी, ठीक है, 3 या 4 कंबलों की अपेक्षा। तो आप ये एग्जाम्पल करके देखिए, ठीक है, डेली लाइफ में यदि आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि कंबलों के मध्य स्थित हवा ऊष्मारोधी परत का कार्य करने लगती है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ये जो बीच में है ऊष्मारोधी परत का कार्य करने लगती है। अगला है कंक्रीट की छत वाले मकान गर्मियों में अधिक गर्म, ठीक, कंक्रीट की छत वाले मकान गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं व सर्दियों में अधिक ठंडे रहते हैं। ये भी चालन का एक अनुप्रयोग है, चालन का अनुप्रयोग, ठीक है। आगे समझ में, चलें आगे। अगला है संवहन। संवहन में क्या होता है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से, जो पदार्थ के कण रहेंगे ऊष्मा के स्रोत से, यानी ये स्रोत है यहाँ पे ऊष्मा का, ठीक है, ये स्रोत है ऊष्मा का, सोर्स जिसे बोलते हैं हम, स्रोत को सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं। जो पदार्थ के कण है ऊष्मा के स्रोत से यहाँ से ग्रहण करके, ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं, तथा उनके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए ये कोई कण है, यहाँ पे इन्होंने के लिए ऊष्मा लिए और ये बाहर चले गए, ये बाहर चले गए, ठीक है, बाहर यानी अन्य भागों में चले गए, बाहर नहीं बोल सकते इसको, या अन्य भागों में चले गए। इनके स्थान में जो खाली स्थान बचा, उनको फिर कौन से कण यहाँ पे आएंगे, जो उनको ऊष्मा चाहिए, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार ही आ जाएंगे। तो हम ऐसा इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं कि क्या होता है, उनके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं। यह विधि क्या कहलाएगी, यह विधि कहलाएगी विधि संवहन कहलाएगी, संवहन कहलाएगी, ठीक है, ये विधि जो क्या कहलाएगी, संवहन कहलाएगी। सभी द्रवों पारे के अतिरिक्त यानी पारे को छोड़ के तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। सभी द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है, पारे को छोड़ के, ठीक है। संवहन के अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। यहाँ पे विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट को गलने से बचाने के लिए हम संवहन का यूज करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है, संवहन द्वारा गर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से कण ये जाते हैं, जो हीट ले चुके होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और यहाँ पे इनके कण इनके स्थान पे दूसरे आते हैं, ठीक है। मोटर कार का रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, फ्रीजर रहता है ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये संवहन के एग्जाम्पल है, ठीक है। संवहन के उपयोग हम यहाँ पे लेते हैं, अनुप्रयोग जो है वो यहाँ पे लेते हैं। अगला है विकिरण यानी रेडिएशन। रेडिएशन से हम कैसे ऊष्मा का संचरण करते हैं ये देखते हैं। ये रेडिएशन इस वाले इसमें देखिए, ये इस वाले इसमें ये रेडिएशन, ठीक है, ये रेडिएशन से ये दूर, इस वाले इसमें डायरेक्ट ले रहे थे, ठीक है, ये डायरेक्ट जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, थोड़ी दूरी है, और यहाँ पे ये दूर से यहाँ पे रेडिएशन यानी विकिरण की सहायता से ऊर्जा जो है संचरित होगी, ऊष्मा जो है संचरित होगी। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। विकिरण विधि में ऊष्मा जो है बिना किसी माध्यम के सीधी किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, ठीक है। क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे, बिना किसी माध्यम के और सीधी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण में यदि कोई माध्यम होता है तो वह गर्म नहीं होता। ऊष्मा के स्थानांतरण में यदि कोई माध्यम होता है तो क्या होता है, वह गर्म नहीं होता। यह संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखा होगा आपने इंडक्शन जो कुकर होता है, ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में यही तो होता है, विकिरण के द्वारा यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। वहां पे जो इसके ऊपर हमने कोई पात्र रखा गंजा, तो ये क्या होगा, ये हीट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडक्शन ये इसमें यही होता है, यानी रेडिएशन की सहायता से वहां पे होगा। एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। यदि आपने इंडक्शन देखा होगा, आप देखा तो होगा ही, उसमें ये यही होता है, ठीक है, रेडिएशन के द्वारा। किसी तप्त वस्तु से ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही होता है, ठीक है। किसमें, किसी तप्त वस्तु से ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है या जो रेस होती है उससे, ठीक है, तरंगे से।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। विकिरण के अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। सूर्य की जो ऊष्मा रहती है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? विकिरण के रूप में, यानी रेडिएशन के रूप में। ठीक है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ये भी विकिरण के अनुप्रयोग है। ठीक है। आई होप ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक्स हमने डिस्कस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपको पसंद ना आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियोस में यानी जो अगले कंटेंट आएंगे उसमें इसका सुधार कर सकें। और आपको जो भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।